हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। सो एवरीवन, आज का ये वीडियो हमारा रहने वाला है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अब तक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच डिफरेंसेस कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसे कैसे होती है, क्या उसके अंदर एब्सेंट होता है, क्या उसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो सब हमने डिस्कस किया। अब आज से स्टार्ट होता है मेन पार्ट सेल का, सेल ऑर्गेनेल से। सो हम सबसे पहले आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल क्या होती है? आउटर लेयर होती है सेल की। क्या होती है? आउटर लेयर। अब हम सबसे पहले यहाँ पर सेल वॉल को पढ़ते ये जानेंगे सेल वॉल किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है, किसके अंदर एब्सेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले। चलिए, सेल वॉल को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। थोड़ा सा पहले भी हमने देखा है ये सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, लेकिन अब से हम इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में एकदम डिटेल में जानेंगे। इनका काम क्या क्या होता है, क्या इनके फंक्शन होते हैं। तो सेल वॉल को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर इस सेल वॉल को सबसे पहले किसने देखा। इस सेल वॉल को देखने वाले जो साइंटिस्ट थे, जिसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, देखा सेल के अंदर, वे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले देखा था डेड सेल को। डेड सेल को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले सेल के अंदर देखा सेल वॉल को, डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक। अब देखिए, जानेंगे हम आगे इसमें कि सेल वॉल किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो देखिए, सेल वॉल सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊं तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है जितने भी बैक्टीरियल सेल होती है उन सभी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दूसरा मैं आगे बात करूं यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में ये सेल वॉल प्लांट सेल के पास होती है। दूसरा ये एल्गल सेल के पास भी, एल्गे के पास भी होती है और फंजाई के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये क्या होती है? सेल वॉल क्या है? आउटर लेयर होती है। क्या होती है? सेल की ये आउटर लेयर, यानी सबसे बाहर की लेयर। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा, किसी भी सेल की आउटर लेयर कौन सी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? सेल वॉल। अब इन एक एक सेल वॉल के बारे में हम देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल वॉल का क्या नाम है, वो किससे बनी हुई है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे ये क्या होती है सेल वॉल? आउटर लेयर। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर लेयर, इट इज द आउटर लेयर किसकी? सेल की, सेल। अब हम एग्जांपल में डालेंगे किस किस की? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की, प्लांट की, एल्गे की, एंड फंगल। फंगल सेल, ठीक है। इन सब के अंदर ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कैसी होती है? ये सेल की आउटर लेयर होती है। क्या होती है? ये आउटर लेयर। अब सबसे पहले हम देखेंगे जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई है। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई है पॉलीपेप्टाइड की। किसकी? पॉलीपेप्टाइड। साथ में पॉलीपेप्टाइड में इसमें किसका मिक्सर है, किस और इस पॉलीपेप्टाइड के साथ कौन मिला हुआ है, कौन से एसिड है? अमीनो एसिड,
म्यूरेमिक एसिड। अब आगे बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? बैक्टीरियल सेल। प्लांट सेल की सेल वॉल के बारे में बात करेंगे अब। प्लांट सेल की जो सेल वॉल है ये बनी हुई है सेलुलोज की। कुछ इसमें मिक्सर होता है हेमी सेलुलोज का भी, हेमी सेलुलोज। अब आगे बात करें एल्गल की, एल्गे सेल की। जो ये एल्गे सेल की सेल वॉल है, एल्गे की जो सेल है उनकी जो सेल वॉल है ये बनी हुई है सेलुलोज, साथ में सेलुलोज के साथ इसमें किसका मिक्सर होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और गैलेक्टन्स का। कैल्शियम कार्बोनेट गैलेक्टन्स। बात होती है फंगल सेल की। फंगल की जो सेल वॉल है वो बनी हुई है काइटिन की। किसकी बनी हुई है? काइटिन की। सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। अब आगे बात करते हैं इस सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। सेल वॉल का कार्य होता है सेल को शेप और साइज प्रोवाइड करना, साइज को मेंटेन करती है। किसी भी सेल के साइज को मेंटेन करने का काम और सेल को शेप देने का काम कौन करती है? ये सेल वॉल ही करती है। दूसरा ये क्या करती है? ये प्रोटेक्शन देती है। क्या करती है? ये सुरक्षा प्रोवाइड करती है सेल वॉल सेल को, सो दैट के सेल क्या ना हो, पिचके नहीं। जैसे मैं इसके अब फंक्शन लिखूं, इसका फंक्शन होता है, कार्य होता है इसका सेल को शेप देना, साइज मेंटेन करना और सेल को प्रोटेक्शन देना। ये इसके कार्य होता है। ये हुई सेल वॉल। यहां पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये पॉलीपेप्टाइड नहीं पेप्टाइडोग्लाइकन है। पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन अमीनो एसिड म्यूरेमिक एसिड मिलकर बनाते हैं किसी बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल को। यानी एक बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन अमीनो एसिड म्यूरेमिक एसिड की। प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है सेलुलोज की। ऑप्शन में अगर हेमी सेलुलोज भी है तो आप इसको भी क्लिक करेंगे, साथ में दिया हुआ होगा। एल्गे सेल की जो सेल वॉल है वो बनी हुई, यानी एल्गे की जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट, गैलेक्टेन, इनका भी मिश्रण होता है सेलुलोज के साथ। अब यहाँ पर देखिए फंगल सेल काइटिन की बनी हुई होती है। काम क्या होता है? सेल वॉल का शेप, साइज और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इसका काम होता है। रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को सबसे पहले देखा सेल के अंदर। ये आउटर लेयर होती है, सेल की आउटर लेयर होती है सेल वॉल। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे मैंने एनिमल सेल का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं किया। तो देखिए एनिमल सेल में कोई भी एनिमल सेल है उसकी आउटर लेयर होती है मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सेल मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो एनिमल सेल की अगर आउटर लेयर के बारे में बात हो तो एनिमल सेल की आउटर लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल होती नहीं है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये एक एक्सेप्शन है कि किसी भी एनिमल सेल के पास सेल वॉल क्या होती है? अब्सेंट होती है। चलिए अब आगे बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो बात
करेंगे अब कोशिका झिल्ली की। ये जो सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ना किसी भी सेल के अंदर होना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, और बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन तो ये होती है एनिमल सेल की। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका होना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होगी तो कोई भी सेल जीवित नहीं होगी, क्योंकि देखिए ये सेल ही है जो क्या करती है? न्यूट्रिएंट का संचार करती है। एक तरीके से जो पोषक तत्व होते हैं उनका संचार एक सेल से दूसरी सेल तक जो न्यूट्रिएंट्स को भेजने का जो काम करती है ये सेल मेम्ब्रेन ही करती है। कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है। इसी वजह से इस सेल को बोलते हैं, यानी इस ऑर्गेनेली को सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कैसी होती है ये मेम्ब्रेन? सेमी परमेबल। अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया? यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले किसने देखा? इसकी डिस्कवरी की थी क्रेमर एंड निगेली ने। किसने की थी? क्रेमर एंड निगेली ने इसकी डिस्कवरी की थी। सबसे पहले सिर्फ देखा था आरबीसी के अंदर, वो साइंटिस्ट थे ग्रेंडल। कौन थे? ग्रेंडल। फर्स्ट टाइम देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, किसके द्वारा? ग्रेंडल के द्वारा। ग्रेंडल ने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को देखा आरबीसी के अंदर। आरबीसी सेल होती है ना ह्यूमंस की बॉडी में, आरबीसी सेल, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये जो सेल्स होती है इनके अंदर देखा सबसे पहले इस सेल मेम्ब्रेन को। किसने देखा? ग्रेंडल ने। इसके बाद इस सेल मेम्ब्रेन की जो पूरी डिस्कवरी है कि ये कैसा स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का? डबल लेयर। और दूसरे ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है लिपोप्रोटीन की। ये सब डिस्कवरी की क्रेमर एंड निगेली ने। डिस्कवर्ड बाय क्रेमर एंड निगेली। क्रेमर एंड निगेली थे दोनों साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरी की इस सेल मेम्ब्रेन की। इन्होंने बताया ये सेल मेम्ब्रेन डबल लेयर स्ट्रक्चर की है। कैसी है? डबल लेयर स्ट्रक्चर की। अभी मैं वो एक डायग्राम से बताऊंगी। डबल लेयर स्ट्रक्चर। साथ में ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बनी हुई किसकी है? लिपोप्रोटीन की। लिपोप्रोटीन। लिपो में आप देख रहे हैं, इसको अगर मैं तोड़ के बताऊं, लिपो का मतलब लिपिड, प्रोटीन, प्रोटीन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बनी हुई है लिपोप्रोटीन यानी लिपिड व प्रोटीन। लिपिड प्रोटीन से ये मिलकर बनी हुई है सेल मेम्ब्रेन। कौन सा इसमें? अब देखिए आगे मैं यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर से बताऊंगी। इसमें जो लिपिड है वे कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड से ये मेम्ब्रेन बनी हुई है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसे सैंडविच का। लिपिड वसा। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। डबल लेयर ये स्ट्रक्चर होती है। इसके जो वो फॉस्फोलिपिड है किससे बनी हुई है? ये फॉस्फोलिपिड से, अभी मैंने बताया फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। इसके एक मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो इसके मॉलिक्यूल में एक हेड भी होता है और एक टेल होती है। क्या होता है? हेड और टेल। ये इसका हेड है एक मॉलिक्यूल, ये इसकी टेल है।
अब यहाँ पर ना बीच बीच में इस लेयर में जो ये सेल मेम्ब्रेन की लेयर है, बीच में प्रोटीन भी होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में बीच में प्रोटीन होते हैं, जिसकी मैंने बात की लिपोप्रोटीन से ये सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? लिपोप्रोटीन की, यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बनी हुई है लिपिड व प्रोटीन से, दोनों से मिलकर बनी हुई है। अगर ज्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो है लिपिड का। कौन से लिपिड का? फॉस्फोलिपिड की। कौन सा लिपिड इस लेयर को बनाने में ज्यादा जो एक तरीके से काम कर रहा है, कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड है। तो कौन सा लिपिड काम कर रहा है? यानी लिपिड का नाम, जो लिपिड है उसका नाम क्या है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फेट यानी फॉस्फेट का है फॉस्फो। तो ये बीच बीच में प्रोटीन है। पूरे सेल में ये इस तरीके से यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है इसके। इस मॉलिक्यूल के पास इसका एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है। ऐसे ये पूरी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर की, ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर को एक और नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को मैं बाहर निकालूं तो देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। ये जो टेल है, ये टेल है, टेल को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। इसे हाइड्रोफोबिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पानी में घुलनशील नहीं है, अघुलनशील है, हाइड्रोफोबिक। हेड वाले पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, इसे हाइड्रोफिलिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पानी में घुलनशील है। देखिए ये हेड वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक क्योंकि ये पानी में घुलनशील है, इसलिए इसे बोलते हैं पोलर। क्या बोलते हैं इसे? पोलर पार्ट बोलते हैं। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मॉलिक्यूल का वो कौन सा पार्ट है जिसको पोलर कहते हैं? यानी जो वो पोलर है, पोलर का नाम क्या है? एक तरीके से पोलर वाले पार्ट का क्या नाम है? क्वेश्चन देखिए कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात करूँ, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल वाले हेड वाले पार्ट का क्या नाम है? तो नाम क्या बताओगे हेड वाले पार्ट का? हाइड्रोफिलिक। अगर क्वेश्चन में आई जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल हेड वाले मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक का दूसरा नाम क्या है? तो इसे बोलते हैं पोलर। क्या बोलते हैं? पोलर। कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका मैंने अभी बताया, इसका एक हेड पार्ट होता है, इसका टेल पार्ट होता है। टेल पार्ट को हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, हेड पार्ट को हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। ये हाइड्रोफिलिक इसलिए बोला गया है क्योंकि ये पानी में घुलनशील है। इसे हाइड्रोफोबिक बोला क्योंकि इसे पानी से डर लगता है, एक तरीके से बोल दिए पानी में ये घुलनशील है, इसलिए ये हाइड्रोफोबिक इसका नाम है। दूसरा देखिए ये पानी में घुलनशील है, हेड वाला पार्ट है ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये पानी का सामना कर रहा है। कैसे? तो इसलिए इसका नाम है पोलर। क्या नाम है? हेड वाले पार्ट, हेड वाले मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड का, इसका जो हेड वाला पार्ट है इसको दूसरा नाम एक और है, पोलर कहते हैं। हाइड्रोफोबिक का नाम है नॉन पोलर, जो ये पानी में घुलनशील होता है। कौन? टेल वाला इसका पार्ट। अब देखिए बीच में इसमें प्रोटीन के भी ये बीच में इस लेयर में प्रोटीन भी लगी हुई होती है, बीच में इसमें चैनल भी होते हैं। लेकिन आपके लिए इतना डीपली जानने की जरूरत नहीं है, जितना एग्जाम में आएगा उतना ही यहाँ पर मैं आपको कराऊंगी। अब देखिए ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तो ये हुई ना डबल लेयर स्ट्रक्चर। किसकी बनी हुई है? लिपोप्रोटीन, यानी लिपिड और प्रोटीन से ये मिलकर बनी हुई है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, इसलिए इसे लिपोप्रोटीन बोला। जो लिपिड है, कौन से लिपिड का ज्यादा मेन रोल है इसके बनने में? फॉस्फोलिपिड का। किसका रोल है? फॉस्फोलिपिड का। प्रोटीन का इसमें कम रोल है, लेकिन प्रोटीन का भी इसमें रोल है, कम है। अब देखिए इसको ना, इसके इस स्ट्रक्चर को देख के, सेल मेम्ब्रेन के इस स्ट्रक्चर को देखकर इसको एक और मॉडल, इसके ऊपर दो और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखकर इसके ऊपर एक मॉडल दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों दिया? अब देखिए इन्होंने, कौन थे वे साइंटिस्ट? सिंगर एंड निकोल्सन। ये जो सिंगर और निकोल्सन थे, इन्होंने एक मॉडल दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब देखिए इसमें ना एक मैं बात करूं तो देखिए जैसे समुद्र है,
समुद्र के अंदर अगर हम बहुत बड़े बड़े लार्ज साइज के आइस क्यूब को डाल दें समुद्र के अंदर, ठीक है, जब बड़े बड़े लार्ज साइज के हम उसके अंदर डालेंगे बर्फ के टुकड़े, तो वे लगेंगे जैसे मान लीजिए ये है फोस्फोलिपिड का, किसका है ये, लिपिड का समुद्र है। ये सेल मेम्ब्रेन में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, लिपिड का है। इन लिपिड के बीच में ये प्रोटीन आपको ऐसे लग रही होगी जैसे आइस क्यूब, ठीक है, जैसे बर्फ के टुकड़े। तो इस बर्फ के ये प्रोटीन इन लिपिड्स के बीच में ऐसे तैरती हुई नजर आती है जैसे समुद्र के अंदर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े डाल दिए गए हैं। तो इसके इस स्ट्रक्चर को देखकर ही सिंगर एंड निकोलसन ने इसको नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दूसरे यहाँ पर देखिए, ये जो हेड पोलर, ये जो इसके मॉलिक्यूल है ऊपर की ओर, यानी देखिए बाहर की ओर जो हिस्सा है वो हेड का है। मॉलिक्यूल का हेड वाला पार्ट आपको ऊपर वाली लेयर में भी नजर आएगा, नीचे वाली लेयर में भी नजर आएगा, बीच में नजर आएगा इसका टेल वाला पार्ट। तो ये जो ऊपर, ये बीच में आप देखिए ऊपर नीचे हेड और बीच में ये है हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है जैसे एक सैंडविच। अब देखिए दो ब्रेड के बीच में जब आप उसमें रखेंगे, दो ब्रेड है तो वे दो ब्रेड क्या हुए इस लेयर की तरह, बीच में ये जो मॉलिक्यूल है, तो ऐसे ही बीच में अब देखिए उसमें रखते हैं टमाटर, रखते हैं प्याज, रखते हैं। जो टमाटर जो प्याज रखे जाते हैं ना, वे सेम ऐसे ही इस स्ट्रक्चर को शो करते हैं ना सेल मेम्ब्रेन के। तो इसलिए इसे सैंडविच का आकार भी बोलते हैं कि सैंडविच। अब देखिए पहले आता था क्वेश्चन, अब नहीं आता है कि सेल ऑर्गेनली में वो कौन सी ऑर्गेनली है जो सैंडविच के आकार का जिसका स्ट्रक्चर होता है, तो वो ये सेल मेम्ब्रेन ही होती है। एग्जाम के लिए जरूरी है उतना मैंने बताया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन को फर्स्ट टाइम देखा ग्रेंडल ने, किसमें देखा, आरबीसी सेल के अंदर। लेकिन जो एक कंप्लीट डिस्कवरी देखी कि ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है, बनी हुई है लिपोप्रोटीन की, ये नाम दी एक तरीके से जो डिस्कवरी की क्रेमर एंड निगेली ने। फिर जो मॉडल दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। क्यों दिया कि इस फोस्फोलिपिड के बीच में प्रोटीन इस तरीके से लग रही है जैसे समुद्र के अंदर बड़े बड़े आइस के क्यूब, तो उसके ऊपर इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम दिया। अब आगे बात करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो मैंने बताया था कि ये कैसी होती है सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल होती है ना। तो देखिए सेमी परमेबल इसे कैसे बोला, एक बार डायग्राम से देखेंगे सेल मेम्ब्रेन को। ये एक सेल हो गई, बाहर वाली लेयर सेल वॉल। अब देखिए एक एनिमल सेल के पास सेल वॉल का होना क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका होना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये एक सेल होगी। अब इससे अटैच मैं दूसरी सेल बनाऊं, दूसरी सेल हो गई ये। यहां पर तो ये दिख रही है, बट सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल होती है परमेबल। जैसे सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन को मैंने बोला सेमी परमेबल। कैसी होती है सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल होती है। लेकिन जो सेल वॉल है, सेल वॉल होती है परमेबल, यानी पारगम्य, परमेबल होती है, यानी सब कुछ पार कर देने वाली। वो लेयर जो सब कुछ पार कर देती है, कुछ भी अपने पास रखती नहीं है, सब कुछ जाने देती है। तो अब देखिए सेल वॉल का काम मैंने बताया था क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किसी भी सेल को शेप और साइज को देना इसका काम होता है। सेल को शेप और साइज मेंटेन करने का काम होता है सेल वॉल, और प्रोटेक्शन देती है, ठीक। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये सेल मेम्ब्रेन देखिए, ये सेल, ये एक सेल होगी, ये दूसरी सेल होगी, ये अंदर वाली लेयर, ये एक मैंने नॉर्मल सेल बनाई, बाहर वाली जो है सेल वॉल, और जो अंदर वाली है क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब इसके पास जो न्यूट्रिएंट है, इन न्यूट्रिएंट को ये बाहर भेजती है, जो न्यूट्रिएंट इससे बेकार हो जाते हैं एक तरीके से, जो इसके काम के नहीं होते। तो सेल मेम्ब्रेन बेकार चीजों को बाहर भेजती है और अच्छी चीजों को अपने पास ही रखती है। कुल मिलाकर इतना याद रखिए,
जो अच्छी चीज होती है उसको ये अपने पास रखती है, बेकार चीज को ये बाहर भेज देती है। फिर ऐसी दूसरी सेल जो उसके लिए अगर वो जो न्यूट्रिएंट जो ये भेजती है, दूसरी सेल को अगर न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है वो रख लेती है, नहीं होती तो वो फिर तीसरे वाली सेल को भेज देती है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। एक सेल से दूसरी यानी एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट होती है वो चीज वो इस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। कौन सी, और ये सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमेबल होती है। एक सेल से दूसरी सेल में चीजें ट्रांसफर होती है, कौन सी मेम्ब्रेन के द्वारा, इस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। किसके द्वारा, इस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ट्रांसफर होती है। एक सेल से दूसरी सेल में जो भी चीजें न्यूट्रिएंट होता है, जो न्यूट्रिएंट को भेजा जाता है, जो इससे एक्स्ट्रा मान लीजिए एक्स्ट्रा होता है या इसको ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, एक तरीके से जो लेन देन होता है न्यूट्रिएंट का, तो वो किसके द्वारा होता है, इस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। बस ये याद रखिए। सेल वॉल होती है, वेरी परमेबल होती है, ये सब कुछ पार कर देती है, अच्छी चीज भी बुरी चीज भी सब ये बाहर कर देती है सेल वॉल। और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है। अब आगे बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के हिंदी कोशिका द्रव्य। ये जो साइटोप्लाज्म होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसका काम होता है सेल को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करना। क्या करना, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करना किसी भी सेल को, यानी सेल में एक तरीके से जो नमी, सेल के अंदर जो नमी रहती है वो इस साइटोप्लाज्म के द्वारा रहती है। क्यों रहती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड पार्ट है, एक क्या है, एक द्रव है, एक लिक्विड मटेरियल होता है ये साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में देखिए लिक्विड मटेरियल है, अब ये थोड़ी एक इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर वाटर भी होगा, साल्ट भी होगा और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैं बात करूं तो फैट, प्रोटीन, ये सब प्रेजेंट होते हैं इस लिक्विड मटेरियल के अंदर साइटोप्लाज्म के। तो मैं यहाँ पर बात करूं तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है ह्यूमिडिटी, यानी ये देता है ह्यूमिडिटी किसे, सेल को, प्रोवाइड टू ह्यूमिडिटी प्रोवाइड टू ह्यूमिडिटी, किसे देगा, सेल को, सेल को यानी नमी प्रदान करता है। अब देखिए सबसे ज्यादा जो मेन रोल होता है इसके अंदर किसका होता है, वाटर का होता है। तो ज्यादा पार्ट किसका होगा इस लिक्विड मटेरियल में, वाटर का। वाटर के साथ इसके इस पानी में, इस लिक्विड के अंदर यानी इस कोशिका द्रव्य में वाटर भी होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में वाटर होगा। फिर उससे आगे मैं बात करूं तो इसके अंदर साल्ट भी प्रेजेंट होता है इस वाटर में, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर लाइक मैं बात करूं फैट, प्रोटीन, ये सब इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें होते हैं। अब आगे मैं बात करूं इसका साइटोप्लाज्म का एक और काम होता है, ये क्या करता है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए सेल के अंदर वो कौन सी सेल ऑर्गेनली है जो क्या करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, या फिर ऐसा आए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सेल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो आप क्या लिखेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कहाँ होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब देखिए हमारी जो बॉडी होती है वो एनर्जी किस फॉर्म में लेती है, एटीपी की फॉर्म में। एनर्जी किस फॉर्म में लेती है हमारी बॉडी, एटीपी की फॉर्म में। तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने का इसका काम होता है। अब रेस्पिरेशन लेगा तो ये एनर्जी भी बनाएगा, क्या बनाएगा, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में बनाएगा, ये एटीपी की फॉर्म में बनाएगा। करता है दूसरा काम, यहाँ पे मैं बात करूँ तीसरा काम इसका क्या होता है साइटोप्लाज्म का, ये करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन करता है, एनारोबिक। किस फॉर्म में करता है, एटीपी की फॉर्म में। कितने एटीपी बनाता है, यानी ये जो ऊर्जा बनाता है, जो साइटोप्लाज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो ऊर्जा किस फॉर्म में बनाएगा, एटीपी की फॉर्म में। टोटल कितने एटीपी की फॉर्म में ये ऊर्जा मतलब जो एनर्जी बनाएगा एटीपी के फॉर्म में, टोटल कितने एटीपी बनाएगा, ये बनाता है 2 एटीपी। कितने एटीपी बनाता है, 2। एनारोबिक रेस्पिरेशन।
साइटोप्लाज्म के द्वारा क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये एटीपी भी बनाते हैं, यानी एनर्जी का भी फॉर्मेशन करता है। कितने एटीपी की फॉर्म में, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिखूं 2 एटीपी। याद रखिएगा अगर एग्जाम में आए, जो साइटोप्लाज्म है क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। और ये जो एटीपी बनाता है, कितनी एटीपी बनाता है, 2 एटीपी। बस इतना याद रखिए, ये बनाता है 2 एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म है। एटीपी का अदर नाम इसे बोलते हैं करेंसी ऑफ सेल, यानी सेल की ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसे, करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि करेंसी ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, यानी ये दूसरा नाम किसका है, करेंसी ऑफ सेल। सेल की क्या है, ये ऊर्जा है एक तरीके से। सेल को जो ऊर्जा प्रोवाइड होती है वो किसके द्वारा होती है, एटीपी के द्वारा। तो एटीपी का नाम होता है करेंसी ऑफ सेल। अब देखिए हमारी ये तो हुई साइटोप्लाज्म कितनी एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 एटीपी का। ठीक, अब देखिए पूरी बॉडी को, हमारी जो पूरी बॉडी को एनर्जी मिल रही है वो भी इस एटीपी की फॉर्म में मिल रही है। कितनी एटीपी मिलती है, मतलब हमारी बॉडी को कितनी एटीपी चाहिए वो मैं बताऊंगी अलग टॉपिक में। बस इतना याद रखिए, जो साइटोप्लाज्म बनाता है वो 2 एटीपी बनाता है। और इस एटीपी को कहते हैं करेंसी ऑफ सेल, यानी सेल की मुद्रा। क्या कहते हैं इसे, कोशिका की मुद्रा। एटीपी को, कोशिका की मुद्रा एटीपी को कहाँ कहा जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ कहा गया है, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब पूरी बॉडी हमारी ऊर्जा किसकी फॉर्म में लेती है, एटीपी की ही फॉर्म में लेती है। तो इसलिए इस एटीपी को बायोलॉजिकल एनर्जी भी बोलते हैं, यानी जैविक ऊर्जा। जैविक ऊर्जा किसे कहा जाता है, एटीपी को। सेल की मुद्रा यानी कोशिका की मुद्रा किसे कहा जाता है, एटीपी को। अब देखिए एटीपी के 2 अलग से नाम आपने और जान लिए यहाँ पर। इसे बायोलॉजिकल एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल एनर्जी। बायोलॉजिकल एनर्जी क्यों बोला, क्योंकि पूरी सेल को भी एटीपी की ही फॉर्म में ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसे बायोलॉजिकल एनर्जी बोला, यानी जैविक ऊर्जा। ठीक है, ये इसके एटीपी के अदर नाम हुए। और ये आपने साइटोप्लाज्म का यहाँ पर देखा क्या क्या काम होता है, सेल को नमी प्रोवाइड करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है साइटोप्लाज्म के द्वारा। दूसरा, इसमें सबसे ज्यादा जो होता है वाटर होता है, वाटर से अलग इसमें साल्ट भी होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है। लाइक मैं बात करूँ फैट, प्रोटीन। तो ये हमने यहाँ पर 3 सेल ऑर्गेनेली को आज डिस्कस किया। पहला हमने देखा सेल वॉल को, फिर सेल मेम्ब्रेन को, एंड देन लास्ट में हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म को। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, देखते हैं एक बार हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने आज सेल ऑर्गेनेली देखी, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म को। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।